मेरी जवान कमारी नंद के हाथ में बड़ी शफा थी। वो माहिर हकीम थी और लोगों के लिए देसी दवा बनाती थी। जबकि मेरी सास रो रो कर उसके पांव पड़ती, मना करती, पर वो ना मानती। एक दिन नंद ने मुझसे कहा कि भाभी मेरी तबीयत खराब है, आप इस एड्रेस पर दवाई दे आओ। उसके हाथ में एक जगह का पता था। वो कश्मकश में पड़ गई जब वो बोली, अम्मा को ना पता लगे, मैं संभाल लूंगी, अगर आप नहीं गई तो किसी की मौत हो सकती है। मैं डर गई और फौरन मान गई। नन से एड्रेस लेते इसके घर पर गई, लेकिन कियामत टूट पड़ी जब अंदर कदम रखते ही पीछे से किसी ने। मेरा नाम सोफिया है। मेरा ताल्लुक सुबह पंजाब के शहर सियालकोट से है। मुझे मेरे चचा ने पाला है। मेरे बाबा और अम्मा की वफात के बाद कोई भी मुझे अपने साथ ले जाने पर राजी नहीं था। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 5 साल की थी। मेरे बाबा किसी कंपनी में जॉब करते थे और अम्मा भी किसी स्कूल में पढ़ाती थी। इनकी शादी के बाद मैंने उनकी जिंदगी मुकम्मल कर दी। इसकी हादसाती मौत ने सब बदल कर रख दिया। घर, गाड़ी सब खत्म हो गए। तब चचा ने चची के खिलाफ जाकर मुझे अपने घर में पनाह दी। चचा प्रोफेसर है, उनकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम जैनब है और दूसरी का नाम फातिमा है। चचा मुझे हमेशा अपनी सगी बेटियों की तरह चाहते थे और मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत मोहब्बत है। फातिमा और मैं हम उम्र ही हैं, लेकिन उसने कभी मुझसे दोस्ती नहीं की। वो मेरे सारे खिलौने छीन लेती, कभी कभी बिला वजह की जिद लगाती। चचा कहते कि फातिमा छोटी है, इसलिए ऐसे करती है, आप बड़ी बेटी हो, समझदार हो, बहन की बातों का बुरा मत मनाया करो। वो गली की लड़कियों के साथ खेलने बाहर चली जाती और चचा के आने से पहले वो मेरे साथ बैठ जाती। मैं सारा दिन घर के काम करती रहती और साथ साथ चची के तंज का निशाना भी बनती रहती। चची और फातिमा की निस्बत जैनब पापा मुझसे बातें करती और कभी कभी मुझे चची से छुपकर चॉकलेट भी दे देती। चची और अम्मा की शुरू से नहीं बनी थी, इसका बदला चची मुझसे लेती हैं। मेरी बेटियों का हक खा रही है। अपने चचा पे पता नहीं क्या दम किया है, हमेशा तेरा ही पहले सोचते हैं। सगी औलाद तो उन्हें सुतेली लगती है। चच्ची के ताने मेरे कानों में पड़े, क्योंकि सुबह जाते जाते चचा मुझे 200 रुपए पकड़ा कर चले गए थे कि किसी चीज की भी जरूरत हो तो ले लेना। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की कि चचा अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप रख लें, लेकिन वो जबरदस्ती घूरी नवाजते पकड़ गए। मुझे वाकई कॉलेज के जूते खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। रोज चलकर कॉलेज आते जाते मेरे जूते फट गए हैं। चची ने गुस्से में मुझे काम भी ढेर दे दिया। जैनब आपा ने मेरे हक में बोलना चाहा तो फातिमा और चची दोनों ने उसे डांट दिया। मैं घर का काम खत्म करती, पैसे दुपट्टे में बांध कर कॉलेज के निकल गई। मेरा दाखिला कॉलेज के सरकारी कॉलेज में आर्ट में हुआ था। सारा दिन घर में काम करते रहने की वजह से मैं पढ़ नहीं सकी और कम नंबर आने की वजह से सरकारी कॉलेज में मुझे आर्ट में ही दाखिला मिला था। फातिमा और जैनब आपा चचा के कॉलेज में प्री मेडिकल पढ़ रही थी। इनके नंबर मुझसे बहुत अच्छे आए थे, तभी मेरिट पर उनका नाम कॉलेज में आ गया। जैनब आपा तो पढ़ाई में वैसे भी बहुत अच्छी हैं, मेरी भी कभी कभार मदद कर देती हैं। चचा ने मुझे भी कहा था कि दिल लगा कर पढ़ो, फिर आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले देंगे, लेकिन मेरी किस्मत में तो चूल्हे के आगे खड़े रहकर हांडी पकाना ही लिखा है। मैं कॉलेज खत्म होने के बाद नए जूते खरीद कर पहनती घर रवाना हुई, वरना चची ने पैसे रख लेने थे। फिर वक्त गुजरता गया और मैं कॉलेज मुकम्मल करने के बाद घरदारी संभाल चुकी थी। अब चची हिलकर पानी तक पीना तो हीन समझती। घर का सारा काम मैं ही करती। कभी कभार जैनब आपा मदद करवा देती, लेकिन चची उन्हें ज्यादा काम नहीं करने देती। हमेशा उनकी जुबान पर यही अल्फाज होते कि जैनब तुम पढ़ लो। जैनब आपा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रही थी और फातिमा ने आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। चचा ने मुझे भी बहुत कहा कि मैं आगे पढूं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्राइवेट पेपर दे लूं, लेकिन चची ने कहा, जब बच्ची पढ़ना नहीं चाहती तो आप क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं खामोश रही। ऐसा करने को भी मुझे चची ने ही कहा। वो चाहती हैं कि उनके शौहर के पैसे उनकी बेटियों की पढ़ाई पर ही लगे। मैं भी खामोश हो गई। वैसे भी आगे पढ़कर मैंने क्या करना है। चची की रोज रोज की डांट से बचने के लिए उनका कहा माना, जिससे वो मुतमईन हो गई। वक्त का पहिया फिर घुमा और तेजी से वक्त गुजर गया। जैनब आपा अब डॉक्टरनी कहलाने लगी और फातिमा चचा की तरह प्रोफेसर बन गई। पूरे खानदान में इतना मेरी माँ के बाद वही पड़ी हैं। जैनब आपा को सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। उनके हाथ में शफा थी। पहली तनख्वाह से सबके साथ साथ मेरा भी गिफ्ट लेकर आई। मैं भी खाना बना बनाकर उनमें एक्सपर्ट हो गई। मेरे खाने भी घर में काफी मशहूर हैं। जैनब आपा, चचा और फातिमा कोई ना कोई फरमाइश करके मुझसे तरह तरह के खाने बनवाते रहते। चचा का कहना है कि जिस घर में जाएगी राज करेगी। चची का रवैया भी अब पहले से बेहतर हो चुका है, क्योंकि उनकी बेटियां पांव पर खड़ी हो गई हैं और वो जो मेरी अम्मा को दिखाना चाहती थी कि वो उनसे आगे जाएंगी, वो दिखा चुकी थी। मेरी चची गांव से आई थी और मेरी अम्मा से जलती थी। मेरी अम्मा हर काम में आगे रहने वाली सलीका शार खातून थी।
यही चीज चच्ची को हसद में मुब्तला करती और अम्मा की वफात के बाद चच्ची ने मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया। खैर, अब चच्चा और चच्ची हम तीनों के रिश्ते का सोच विचार कर रहे थे। जैनब अपा अपने क्लास फेलो को पसंद करती थी जो एक बड़ी पोस्ट पर डॉक्टर था, और फातिमा का रिश्ता कॉलेज के प्रोफेसर के घर से आ गया था। चचा कोई तंग जहन इंसान न थे, इसलिए घर बार देखने के बाद उन्हें कोई खामी नजर न आई तो उन्होंने हामी भर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। मुझे भी पास बुलाकर कहते, खुद को पराई मत समझना या मत समझना कि मैं तुम्हारी तरफ से लापरवाह हो गया हूँ। जल्दी अच्छा रिश्ता आएगा। मैंने कुछ जानने वालों से बात की है। मैं भी चचा के कहने पर सर हिला देती। चची बेटियों के लिए कभी एक बाजार तो कभी दूसरे बाजार घूमती। बड़े बड़े प्लाजो से ब्रांड के कपड़े खरीदे गए। जब घर आती कपड़ों का ढेर घर ले आती। पूरे खानदान को उन पर शक आया कि उन्होंने जो चाहा वो अब तक होता आया। जहेज भी ट्रक भर कर गया। मुझे भी चच्ची ने 4 सूट लेकर दिए। आखिर उनकी बेटियों के ससुराल वाले ये न सोचें कि वो जालिम हैं। दुनिया की नजर में उनकी 3 बेटियां थी, लेकिन घर में सबको पता है कि उनका मुझसे रवैया कैसा है। मैं भी लब सी कर दिन रात काम करती रही। रुखसती पर जैनब आपा मेरे गले लगकर खूब रोई। गले तो फातिमा भी लग गई। मैंने दोनों को खुश रहने की दुआ दी। धूमधाम से चचा ने उनकी शादी कर दी। उनकी शादी पर कुछ खास लोग आए। वो मेरे लिए खास इसलिए हैं क्योंकि वो मेरे बाबा को जानते थे। उन्होंने मेरे और मेरे चच्ची के सामने बड़ी तारीफ की और कहा, कंपनी में मेरे बाबा के नाम के कुछ पैसे पड़े हैं जो उनकी बेटी यानी मेरे हवाले करना चाहते हैं। चचा ने बतौर अमानत वो चंद लाख रुपए, मेरी शादी का जहेज तैयार हो जाएगा। आपा और फातिमा की शादी के बाद मेरे भी कई रिश्ते आए। मेरा सांवला रंग और मोटापा सबके लिए काबिले एतराज था। चच्ची ने कहा, चाय पीने से रंग काला हुआ है, इसलिए खाना और चाय नापसंदीदगी का इजहार करते चले जाते। पीछे से मैं ये ताने सुनती रहती कि इतना खर्च हो रहा है। किसी को नाक पसंद नहीं था, किसी को तालीम कम लगती, किसी ने रंग पर तंज किया। चचा ने मुझे हमेशा हौसला दिया कि मेरी शहजादी के लिए शहजादा आएगा। 2 बेटियों के फराइज अदा कर चुके थे। वो मेरी शादी भी अच्छे तरीके से करना चाहते थे, अच्छे लोगों में करना चाहते थे। कुछ दिन बाद बड़ी गाड़ी में कुछ लोग आए। 2 खवातीन और उनके साथ लड़का था। उन्हें जैनब आपा ने भेजा था। मैं तो पहले ही बेजार आ गई थी, इसलिए बेदिली से चाय रखी और बाहर निकल गई। लड़का मुनासिब शक्ल सूरत का है। इसकी बहन नहायत खूबसूरत और नरम मिजाज लगी, लेकिन इस बार मेरी हैरत की इंतहा न रही। उन्हें मैं पसंद आई और वो रिश्ते के लिए हाँ कर गए। मेरे चचा चच्ची को भी अपने घर आने की दावत दे गए। कुछ दिन बाद चचा चच्ची जाकर हाँ कर आए। लड़का सरकारी नौकरी करता है और अपना घर और गाड़ी है। चच्ची चाहती तो ये रिश्ता ना होने देती, लेकिन चचा के आगे उनकी हमेशा कम ही चली। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आखिरकार मेरी भी किस्मत चमक गई है। उन्हें शादी की जल्दी होने की वजह से हफ्ते के बाद मेरी शादी तय पाई। जहेज वगैरह की उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन चचा ने वो सारे पैसे मुझे दे दिए कि वो मेरे हैं। चचा ने मेरी शादी पे भी बहुत खर्चा किया। चची ने कहा भी कि इतना बड़ा क्या इस पे भी पैसा लगाया है, इसकी 2 वक्त की रोटी मुफ्त नहीं आती है। मैंने भी चचा को कहा कि वो रख ले, लेकिन चचा ने कहा ये उन पर फिर सारी जिंदगी बोझ रहेगा। वो अपने भाई भाभी को क्या मुंह दिखाएंगे। शादी वाले दिन मेरी धड़कन मामूल से कुछ ज्यादा स्पीड से धड़की। हैरान कुन बात थी कि इनके घर से सिर्फ 3 लोग ही आए और निकाह करके मुझे ब्याह कर ले गए। सास और नंद के दरमियान मुझे सर जंग ही लगी। दोनों एक दूसरे को मुखातिब कम कर रही थी। मैं भी अपने चचा से बिछड़ जाने के गम में थोड़ी उदास थी, इसलिए अपना वहम समझकर ख्याल झटक दिया। आधे घंटे बाद गाड़ी एक दरवाजे के सामने रुकी। एक मंजिला खूबसूरती से सजाया गया। मुझे घर बहुत पसंद आया। नंद ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला और शोहर के कमरे तक छोड़ आई। पहले तो भाभी वो कम ही बोलते हैं, अब आपने खुद ही उन्हें मजबूर करना है कि वो भी बोलना शुरू कर दें। नंद ने शरारत से कान में सरगोशी की। मैं फिर भी मुस्कुरा दी। मेरे शोहर कमगो और नरम दिल इंसान है। वो मेरी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखते, और मेरी सास भी नहायत सलीका शौर खातून है। मेरे खानों की तारीफ इधर भी बहुत की जाती। मेरे सलीके से वो काफी मुतासिर हैं। शादी के इस थोड़े से अरसे में जितना सुकून मैंने महसूस किया, शायद ही पहले कभी जिंदगी में इतना सुकून मुयस्सर हुआ हो। मेरी जवान कंवारी नंद के हाथ में बड़ी शफा थी। वो माहिर हकीम थी और लोगों के लिए देसी दवा बनाती थी, जबकि मेरी सास रो रो कर उसके पांव पकड़ती, मना करती, पर वो ना मानती। इसी वजह से नंद और सास में बातचीत कम ही होती, लेकिन दोनों का मेरे साथ रवैया बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे शादी के बाद ही पता लगा कि वो हकीम है। अक्सर वो कमरे में बंद जड़ी बूटियों से दवाई बनाती रहती। मैं भी उससे काफी मुतासिर हुई। इतनी सी उम्र में अल्लाह ने उसे कितनी जहानत और शफा दी थी उसके हाथ में कि दूर दूर से दवाइयों के ऑर्डर आते थे। वो डिलीवरी खुद ही करवाती और जड़ी बूटियों का सामान भी खुद ही लाती थी। जब वो पैसे निकाल कर मेरी सास के हाथ पर रखती तो हमेशा ही नई जंग छिड़ती। मेरे शौहर ने भी मुझे कई बार कहा कि मैं नंद को समझाऊं
कि वो ये काम छोड़ दे। मैं काफी हैरान हूँ, अगर कई लोगों को शिफा मिल रही है तो इससे इनका क्या जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, मोहल्ले में से कोई भी हमारे घर नहीं आता। इनके रिश्तेदार भी मेरी नंद को अच्छा नहीं समझते। मैंने नंद से पूछा, इसका और मेरे रिश्तेदार रिश्ता दोस्ती वाला है? तो इसने कहा, सब लोग चलते हैं कि कहीं मैं आगे ना निकल जाऊं। इसकी बात किसी हद तक ठीक ही है। आज की दुनिया में भला कौन किसी दूसरे को आगे निकलने देता है। मेरी सास मुझे हदायत करती कि इसके किसी काम मत आना, दुआओं से दूर ही रहना। एक दिन नन ने मुझसे कहा कि भाभी, मेरी तबीयत खराब है, आप इस ड्रेस पर दवा दे आए। इसके हाथ में एक जगह का पता था। मैं कश्मकश में पड़ गई जब वो बोली, अम्मा को नहीं पता लगेगा, मैं संभाल लूंगी। अगर आप नहीं गई तो वो किसी की जिंदगी मौत हो सकती है। मैं डर गई और फौरन मान गई। नन से एड्रेस लेते इसके घर पर गई, लेकिन क्यामत टूट पड़ी जब अंदर कदम रखते ही पीछे से किसी ने भागने का कहा। मुझे समझ न लगी, दवाई लेने की बजाय भागने का क्यों कहा जा रहा है। वहाँ जगह जगह सफेद पाउडर पड़ा हुआ था। मैंने सूंघ कर देखा और समझ आई कि नशा बेचा जा रहा है। लेकिन फिर पुलिस ने सबको पकड़ लिया। मैं खौफजदा होकर बाहर छुप गई। मेरी नंद मंशियात का काम करती थी, इसने मुझे मंशियात देकर इनके अड्डे भेजा था। मैं सारा रास्ता हैरानी के आलम में रही। जब घर आई तो पता लगा मेरी नंद को भी पुलिस पकड़ कर ले गई है। मोहल्ले वाले और खानदान वाले तरह तरह की बातें करने लगे। घर में सभी परेशान थे। मेरे चचा ने कॉल करके मेरे शोहर को और मुझे हौसला दिया कि वो हर कदम पर मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे सगी औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत दी थी। लेकिन उसी वक्त मेरी चची ने फोन करके मुझे खरी खरी बातें सुनाई और साथ ये भी कहा कि वापसी का कोई दरवाजा नहीं खुला। वो लोग चोर डाकू या फिर कुछ भी हो, अब मुझे ससुराल ही रहना है। मैं पहले भी वापसी का नहीं सोच रही थी, लेकिन उनकी बातों ने मेरा दिल दुखाया। मेरे शौहर ने मुझे सारी हकीकत बता दी। आखिर कितनी देर और ये बात छुपती। उनकी बहन मंशियात का काम करती है। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाज न आई। मेरी सास भी रो रो कर उसे कहती, कभी डांट कभी प्यार, हर तरह से समझाया। जब खानदान वालों को पता लगा, उन्होंने आना जाना छोड़ दिया। मोहल्ले से कोई खातून उनके घर नहीं आती। बेटी के थाने जाने के गम से वो निढाल हो गई थी। मैंने उन्हें सहारा दिया और हिम्मत बढ़ाई कि वो वापस आ जाएगी और ये सब कुछ मुझे पहले बता देते, लेकिन शायद चचा के इनकार के डर से उन्होंने ये बात छुपाई। मुझे अपने शोहर से या सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। वकील से बात की तो वो काफी ज्यादा पैसे मांग रहा था। मेरी नंद को गलती का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। इन लोगों की धमकी पे वो ये काम करती आई है। मेरे शौहर ने बहुत जगह से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी पैसे नहीं दिए। वो हिम्मत हार चुके थे। मैंने चचा के दिए पैसे निकाल कर शौहर को दिए। आखिर उनको और मेरा सब एक ही है। इनकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मेरी सास भी मुझे दुआएं देने लगी। शौहर ने भी शुक्रिया अदा किया। वो अच्छा वकील करके जमानत पर रिहा करके घर ले आए। मेरी नंद ने सबसे बारी बारी माफी मांग ली। मुझसे भी माफी मांगी कि उसने अड्डे पर झूठ बोलकर मुझे भेज दिया। मैंने उसे माफ कर दिया। मेरी नंद यूनिवर्सिटी में गलत सोबत में पड़ गई थी। शुरू शुरू में उसे ये काम अच्छा लगता था, लेकिन जब मेरे शौहर और सास को पता लगा तो उन्होंने मना किया। मेरी नंद ने भी खुद काम ना करने की ठानी, लेकिन अब धंधे वाले उन्हें धमकियां देने लगे थे कि अगर उसने ये काम ना किया तो उसे मार देंगे, साथ साथ उसके घर वालों को भी मार देंगे। वो मजबूर थी। उसने सारी बात वकील को बता दी। शौहर के बार बार शुक्रिया अदा करने पर मैंने उन्हें झिड़क दिया कि अब मैं नाराज हो जाऊंगी अगर दोबारा शुक्रिया अदा किया। वो हंसी और कहा कि अब वो मेरा प्राइवेट एडमिशन करवाएंगे ताकि मैं आगे तालीम हासिल कर सकूं। मैं काफी हैरान हुई, उन्हें कैसे पता लगा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि मेरी नंद ने उन्हें बताया है। मुझे खुशी हुई और मेरा इतना ख्याल रखते हैं। इस वाक्य को गुजरे 5 साल हो गए हैं। केस कब का खत्म हो गया। मेरे शौहर ने अपने घर मेरे नाम कर दिया और मिलकर हमने नंद की शादी कर दी। वो अपने घर बहुत खुश है। शौहर के हौसले और सास की दुआओं की वजह से मैं आगे दाखिला लेकर पढ़ने लगी और अब मैं फातिमा के कॉलेज में ही प्रोफेसर हूँ। जो रिश्ते पहले घर नहीं आते थे, अब वो हर मौके पे घर में जमा होते। घर का पहिया घूमा और सब कुछ मुझे मिल गया जो मैंने जिंदगी से चाहा था। चच्ची भी मुझसे काफी बार माफी मांग चुकी हैं। मैंने भी उन्हें माफ कर दिया। वो अब अक्सर बीमार रहती हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने भी जाती हूँ।